नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। तो आज हम उसी किताब पर चर्चा आगे बढ़ा रहे हैं और उसके चैप्टर 2 को समझेंगे। बिल्कुल। चैप्टर 1 हमने पिछली बार कवर किया था। हाँ, और जैसा हमने कहा था आगे के चैप्टर्स भी आते रहेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये ज़रूरी है। देखिए, यह चर्चा किताब का एक सारांश है, एक एनालिसिस है। हम यहाँ बस मुख्य विचारों को समझने में मदद कर रहे हैं। सही कहा। मतलब किताब को खुद पढ़ने का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, वो अनुभव अलग ही होता है। बिल्कुल। ओके, तो लेट्स अनपैक दिस। पिछले चैप्टर में हमने बात की थी कि डीप वर्क मतलब बिना डिस्ट्रैक्शन के फोकस होकर काम करने की जो स्किल है, वो आज की इकोनॉमी में एक सुपर पावर है। एग्जैक्टली बहुत वैल्यूबल और उतनी ही रेयर। तो मेरे मन में जो सबसे बड़ा सवाल आया था वो ये था कि अगर ये इतना ही जरूरी है तो वर्कप्लेसेस में ये इतना रेयर क्यों है? हाँ, कंपनियां इसे बढ़ावा क्यों नहीं देती? सही, मतलब ये तो कॉमन सेंस की बात लगती है। और देखिए, यही इस चैप्टर का कोर पैराडॉक्स है। लेखक इसी विरोधाभास से बात शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि प्रॉब्लम ये नहीं कि हम डीप वर्क की वैल्यू नहीं समझते। अच्छा। प्रॉब्लम ये है कि आज के जो बिजनेस ट्रेंड्स हैं ना, जिन्हें हम बहुत मॉडर्न और प्रोग्रेसिव मानते हैं, वो असल में डीप वर्क के खिलाफ काम करते हैं। वो हमें शैलो वर्क की तरफ ढकेलते हैं। शैलो वर्क मतलब वो काम जो दिखता तो है पर शायद उतनी वैल्यू क्रिएट नहीं करता। बिल्कुल। और इस चैप्टर में लेखक ने ऐसे 4 मुख्य कारण बताए हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। इंटरेस्टिंग। तो सबसे पहले उन ट्रेंड्स की बात करते हैं जो आजकल मतलब हर ऑफिस में दिखते हैं। पहला और सबसे बड़ा है ओपन फ्लोर ऑफिस। ओ हाँ, ये तो बहुत ही कॉमन है। फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग से लेकर ट्विटर के जैक डॉर्सी तक सबने इसे प्रमोट किया है और आइडिया सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है। क्या आइडिया है? यही कि इससे सेरेंडिपिटस कोलैबोरेशन होगा, एक फैंसी सा टर्म है। हाँ, सेरेंडिपिटस कोलैबोरेशन मतलब संयोग से अचानक से लोग मिलेंगे, बात करेंगे और कोई ब्रिलियंट आइडिया आ जाएगा। कोई फॉर्मल मीटिंग नहीं, बस एक क्रिएटिव एनर्जी बहती रहेगी। पर क्या ये वाकई काम करता है? यहीं पर कैच है। इस कोलैबोरेशन की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, और वो है मैसिव डिस्ट्रैक्शन। मैसिव डिस्ट्रैक्शन। हाँ, लेखक एक न्यूरोसाइंटिस्ट को कोट करते हैं जो बताते हैं कि हमारा दिमाग मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है। अगर आप किसी मुश्किल काम में पूरी तरह डूबे हुए हैं, जिसे फ्लो स्टेट भी कहते हैं, हाँ, फ्लो स्टेट। और अचानक कोई आकर आपसे बस एक छोटा सा सवाल पूछ ले, तो आपका कंसंट्रेशन पूरी तरह बिखर जाता है। और फिर उस फ्लो स्टेट में वापस जाने में 2 मिनट नहीं लगते। नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी-कभी 20-25 मिनट भी लग जाते हैं। अब सोचिए, दिन में ऐसे 4-5 इंटरप्शंस हो गए तो डीप वर्क का तो मौका ही खत्म हो गया। सही बात है। और दूसरा ट्रेंड तो इसी से जुड़ा हुआ है, रियल टाइम कम्युनिकेशन। इंस्टेंट मैसेजिंग। हर वक्त कनेक्टेड रहने का दबाव। हाँ। सोर्स में आईबीएम का एक शॉकिंग उदाहरण है। एक सीनियर मैनेजर बताते हैं कि वो लोग एक दिन में 2.5 मिलियन इंस्टेंट मैसेजेस भेजते हैं। 2.5 मिलियन एक दिन में? 2.5 मिलियन! ये तो कम्युनिकेशन नहीं है, ये तो शोर है। बिल्कुल। और एक स्टार्टअप हॉल का भी जिक्र है जहां कोई भी मैसेज या कमेंट पूरी टीम की स्क्रीन पर एक अलर्ट की तरह फ्लैश होता है। अरे बाप रे। मतलब आप कुछ जरूरी लिखने की कोशिश करें और स्क्रीन पर पॉपअप्स की बाढ़ आई हुई है। एग्जैक्टली। इसे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की एक रिसर्चर है ग्लोरिया मार्क, वो इसे अटेंशन फ्रैगमेंटेशन कहती हैं। अटेंशन फ्रैगमेंटेशन मतलब ध्यान का टुकड़ों में बंट जाना। हाँ। और उनकी स्टडी में ये पाया गया कि किसी भी इंटरप्शन के बाद, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, किसी टास्क को पूरा करने में लगने वाला कुल समय काफी बढ़ जाता है। ये तो हम सबने महसूस किया है। दिन भर लगता है कि बहुत बिजी थे, पर शाम को देखो तो लगता है कि कोई भी एक जरूरी काम पूरा नहीं हुआ, बस ईमेल्स और मैसेजेस में ही दिन निकल गया। बिल्कुल वही फीलिंग। और तीसरा ट्रेंड है सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने का दबाव, खासकर कंटेंट प्रोड्यूसर्स के लिए। जैसे द न्यूयॉर्क टाइम्स का उदाहरण दिया गया है। अच्छा। वो क्या करते हैं? वो अब अपने राइटर्स और फोटोग्राफर्स को ट्विटर पर एक्टिव रहने के लिए इनकरेज करते हैं। अब सोचिए, एक पत्रकार है जो किसी गहरी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी पर काम कर रही है, जिसे पूरा फोकस चाहिए। हाँ, उसे अपना ध्यान तोड़कर सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करना पड़ता है। और ये सिर्फ जर्नलिज्म की बात नहीं है। आज तो हर प्रोफेशन में ये उम्मीद की जाती है कि आपका एक पर्सनल ब्रांड हो, एक ऑनलाइन प्रेजेंस हो। तो सवाल फिर से वही आता है, अगर ये ट्रेंड्स इतने नुकसानदायक हैं तो कंपनियां इन्हें अपना क्यों रही हैं? ये तो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा हुआ। बिल्कुल। और यहीं पे लेखक के वो 4 कारण आते हैं जो बहुत फैसिनेटिंग है। पहला है द मैट्रिक ब्लैक होल। द मैट्रिक ब्लैक होल, ये क्या है? ये एक कमाल का कॉन्सेप्ट है।
इसका मतलब है कि डिस्ट्रैक्शन से होने वाले नुकसान को मापना यानी मेजर करना बहुत मुश्किल है। लेकिन इसको कोई कैसे मेजर कर सकता है कि ईमेल पढ़ने में जो वक्त गया उससे कंपनी को पैसों में कितना नुकसान हुआ? ये तो इम्पॉसिबल लगता है। यही तो पॉइंट है। अटलांटिक मीडिया के सीटीओ टॉम कॉकरन का एक बेहतरीन उदाहरण दिया गया है। उन्होंने असल में ये हिसाब लगाया। सच में? हाँ, उन्होंने हिसाब लगाया कि उनकी कंपनी सिर्फ ईमेल्स को पढ़ने और जवाब देने के सॉफ्ट कॉस्ट पर हर साल कितना पैसा बर्बाद कर रही है, और रिजल्ट चौंकाने वाला था। कितना? $1 मिलियन से ज्यादा हर साल। ओह, $1 मिलियन? और ये वो कीमत है जो किसी बैलेंस शीट में नहीं दिखती। ये पैसा सीधे सीधे खर्च नहीं हो रहा, बल्कि प्रोडक्टिव आवर्स के नुकसान के रूप में हो रहा है। और क्योंकि ये नुकसानों को मापना मुश्किल है, इन्हें अनदेखा करना आसान हो जाता है। कंपनियां उन चीजों पर फोकस करती हैं जिन्हें वो आसानी से माप सकती हैं, जैसे सेल्स फिगर्स। डिस्ट्रैक्शन का कॉस्ट एक ब्लैक होल में खो जाता है जहां उसे कोई देख नहीं पाता। वाह, ये तो कमाल का पॉइंट है। मतलब हम उन चीजों को अनदेखा कर रहे हैं जो हमारी जेब से पैसा निकाल रही हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बैलेंस शीट पर सीधे सीधे नहीं दिखती। एग्जैक्टली। तो ये मेट्रिक ब्लैक होल तो समझ में आता है, लेकिन मुझे लगता है इसका एक और पहलू है, हमारी अपनी आदतें। हम अक्सर वो रास्ता चुनते हैं जो सबसे आसान होता है। और आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही लेखक का दूसरा कारण है, द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। सबसे कम मेहनत वाला रास्ता। हाँ, जब किसी बिजनेस में ये साफ साफ ना पता हो कि किस काम से ज्यादा वैल्यू क्रिएट हो रही है, तो लोग अक्सर वो काम करने लगते हैं जो उस मोमेंट में सबसे आसान होता है। जैसे हर ईमेल का तुरंत जवाब देना। इसके लिए एक गहरी सोच या प्लानिंग की जरूरत नहीं पड़ती, बस रिएक्ट करना होता है। ये तो बहुत सच है। किसी ईमेल को बस थॉट्स लिखकर आगे फॉरवर्ड कर देना। हाँ, या बिना किसी ठोस एजेंडा के मीटिंग रख लेना। ये सब लीस्ट रेजिस्टेंस के क्लासिक उदाहरण है। ये काम करने का, प्रोग्रेस का एक भ्रम पैदा करते हैं। आपको लगता है आपने कुछ किया, गेंद किसी और के पाले में डाल दी, पर असल में कोई मीनिंगफुल काम हुआ नहीं। बिल्कुल। लेखक कहते हैं कि मुश्किल, जरूरी काम के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है, जबकि इनबॉक्स में आए सबसे ताज़ा ईमेल का जवाब देना बहुत आसान है। ये हमें एक सेटिस्फाइंग फीलिंग देता है कि हम प्रोडक्टिव हैं, जबकि असल में हम बस रिएक्टिव हो रहे हैं। हम बस चीज़ों पर रिएक्ट कर रहे हैं, कुछ क्रिएट नहीं कर रहे हैं। और ये बिजी दिखना असल में प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस का ही एक नतीजा है। असली काम करना मुश्किल है, तो सबसे आसान रास्ता क्या है? बिजी दिखो। हाँ, एक्टिव दिखो, ईमेल्स भेजो, मीटिंग्स में रहो। और यही हमें तीसरे कारण पर लाता है, बिजनेस एज अ प्रॉक्सी फॉर प्रोडक्टिविटी। मतलब काम करने से ज्यादा काम करते हुए दिखना जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। नॉलेज वर्क में फैक्ट्री के काम की तरह आउटपुट को मापना मुश्किल है। एक फैक्ट्री वर्कर ने दिन में कितनी गाड़ियां बनाई, ये गिनना आसान है। हाँ, पर एक कॉर्पोरेट मैनेजर की प्रोडक्टिविटी कैसे मापें? इसी उलझन की वजह से कई नॉलेज वर्कर्स प्रोडक्टिव होने के बजाय प्रोडक्टिव दिखने की कोशिश करते हैं। वो लगातार ईमेल्स का जवाब देते हैं, हर मीटिंग में शामिल होते हैं। ये सब बिजी दिखने के तरीके हैं, विजिबल एक्टिविटी। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण याहू की पूर्व सीईओ मेरिसा मायर का है। हाँ, उन्होंने वर्क फ्रॉम होम खत्म कर दिया था। हाँ, 2013 में। और वजह क्या थी? उन्होंने सर्वर लॉग्स में देखा कि रिमोट कर्मचारी पर्याप्त रूप से कंपनी के नेटवर्क पर लॉगिन नहीं कर रहे थे। मतलब उनका संदेश साफ था। बिल्कुल, अगर तुम मुझे बिजी नहीं दिखोगे तो मैं मान लूंगी कि तुम काम नहीं कर रहे हो। और ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्या दिखने वाली एक्टिविटी ही असली काम है? नहीं। लेखक का तर्क है कि ये इंडस्ट्रियल एरा की सोच है। एक लेखक या एक प्रोग्रामर को अपना सबसे अच्छा काम करने के लिए शायद घंटों तक शांत बैठकर सोचने की जरूरत हो। बाहर से देखने पर लगेगा कि वो कुछ नहीं कर रहे। सही बात है। और ये हमें चौथे और आखिरी कारण पर लाता है, जो शायद सबसे फिलोसॉफिकल है। द कल्ट ऑफ द इंटरनेट। ये क्या है? एक तरह का अंधविश्वास? हाँ, आप कह सकते हैं। ये एक विचारधारा है, एक गहरा विश्वास कि जो कुछ भी इंटरनेट से जुड़ा है वो नया है, आधुनिक है और इसलिए स्वाभाविक रूप से अच्छा है। और इसके सामने डीप वर्क, क्राफ्ट्समैनशिप, मास्टरी जैसी चीजें पुरानी और ओल्ड फैशन लगती हैं। हाँ, लेखक नील पोस्टमैन के टेक्नोपोली के विचार का हवाला देते हैं। मतलब एक ऐसी संस्कृति जहां हम टेक्नोलॉजी के फायदों और नुकसानों पर बहस करने के बजाय उसे आंख बंद करके अपना लेते हैं। अगर कोई चीज हाईटेक है तो वो अच्छी ही होगी। बिल्कुल। आज हम इंटरनेट सेंट्रिज्म में जी रहे हैं, जहां किसी चीज का ऑनलाइन होना ही उसकी वैल्यू का सबूत माना जाता है। जैसे अगर कोई बिजनेस फेसबुक पर नहीं है तो उसे पिछड़ा हुआ माना जाता है। एग्जैक्टली। भले ही उसके कस्टमर्स फेसबुक पर हों या ना हों। लेखक एक मजेदार अनुभव शेयर करते हैं। जब उन्होंने एक ट्रक के पीछे एक स्टिकर देखा जिस पर लिखा था,
लाइक अस ऑन फेसबुक। हाँ, एक ट्रक पर। हाँ, और वो एक रेफ्रिजरेटेड सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स कंपनी थी, एक बहुत ही पारंपरिक बिजनेस। उनका फेसबुक पर होना या ना होना उनके बिजनेस के लिए शायद पूरी तरह इर्रिलेवेंट था, लेकिन इंटरनेट का हिस्सा होने का दबाव इतना ज्यादा है कि उन्होंने भी इसे अपना लिया। हाँ, इस कल्चर में डीप वर्क के लिए लड़ना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो शाइनी और न्यू नहीं है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? मतलब इन सब चीजों ने मिलकर ओपन ऑफिसेज, कांस्टेंट कनेक्टिविटी, बिजी दिखने का दबाव और इंटरनेट को पूजने की सोच है, दिखाई देता है और उसे मापना भी आसान लगता है। लेकिन, और ये बहुत जरूरी है, लेखक एक बहुत ही पावरफुल आइडिया के साथ चैप्टर को समाप्त करते हैं। ओके। वो कहते हैं कि अगर बाकी दुनिया शैलो वर्क की तरफ भाग रही है, तो ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मौका है जो डीप वर्क करने की क्षमता विकसित करते हैं। द लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। बिल्कुल, अगर कोई वैल्यूएबल स्किल रेयर हो जाती है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। ये बिजनेसेस के लिए बुरी खबर हो सकती है, लेकिन एक इंडिविजुअल के लिए ये बहुत अच्छी खबर है। बहुत अच्छी। अगर आप वो इंसान बन सकते हैं जो इस शोर के बीच फोकस कर सकता है, जो मुश्किल चीजें सीख सकता है और हाई क्वालिटी काम प्रोड्यूस कर सकता है, तो आप अपने फील्ड में इंडिस्पेंसेबल बन जाएंगे। जहां बाकी सब ईमेल्स और सोशल मीडिया में उलझे होंगे, आप असली वैल्यू क्रिएट कर रही होंगी। बिल्कुल, आपके पास एक ऐसा हुनर होगा जो बाजार में बहुत कम लोगों के पास है। ये एक बहुत ही एम्पावरिंग सोच है। तो आखिर में लिसनर्स के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। अपने रोजमर्रा के काम को देखिए। आपके वर्कप्लेस में ऐसे कौन से काम हैं जो बिजीनेस की तरह दिखते हैं लेकिन शायद असली प्रोडक्टिविटी में उतना योगदान नहीं देते? और क्या द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, यानी सबसे आसान रास्ता चुनने की आदत, अनजाने में आपके काम करने के तरीके को कंट्रोल कर रही है, आपको गहरे और ज्यादा जरूरी काम से दूर रख रही है? सोचिएगा।